गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम शुभ्रा पांडे है। आज फिर मैं आप सबके सामने सामान्य विज्ञान की पाठशाला का लेक्चर नंबर 4 लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक मैंने लिया है द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स की दुनिया। वो जर्म्स, जब से कोरोना हमारे बीच में आया तो इन जर्म्स ने हमारा जीवन बहुत मुश्किल बना दिया। हमसे हमारी सारी मौज मस्ती छीन ली, सारी आज़ादी छीन ली, हमारा खेल, हमारी पढ़ाई सब चौपट हो गया। तो आई होप कि ये टॉपिक, आज का टॉपिक सुनने के बाद, आज का लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों की रुचि भी बढ़ेगी कि हम जाने हमारे आसपास कितने तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं और आप इनको जानना भी चाहोगे और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको जानने के लिए मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने लिया है द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों, माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब खुली आंखों से क्या मतलब है मेरा, कि आप बिना किसी अपरेटस के नहीं देख सकते, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं एक पिक्चर आएगी आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। जब से कोरोना हमारे बीच में आया तो हमको ऐसा लगा कि इस जितने भी तरीके के जर्म्स होते हैं, भले वो जीवाणु हो, कीटाणु हो, फंजाई हो या एल्गे हो, बस हमें सैनिटाइजेशन करना है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सैनिटाइजेशन का एक मतलब जो लोगों में गया कि भाई सैनिटाइज़र लो, स्प्रे करो और हो गया सैनिटाइजेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सैनिटाइजेशन का मतलब होता क्या है। बच्चों, सैनिटाइजेशन का मतलब सैनिटाइजर यूज करना नहीं होता है। सैनिटाइजेशन मीन्स साफ सफाई रखना। आप अगर किसी भी एक स्थान की सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हो, मतलब उस जगह को आपको पूरी तरह से कीटाणु रहित बनाना है, नॉट कीटाणु, जीवाणु, उसमें सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। और भले ही हम किसी भी तरीके के जर्म की बात करें, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, किसी भी तरीके की जो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, उससे बचने का बेस्ट तरीका होता है वॉश योर हैंड्स विथ सोप वाटर। ओके, सोप एंड वाटर। अल्कोहल हमेशा कारगर नहीं होता, लेकिन साबुन से हाथ धोना 100% कारगर होता है, ठीक है। तो अगर आपको बचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी वर्ल्ड में एक कोरोना ही रह गया है, इसके अलावा कोई जर्म्स ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको यही बताने वाली हूँ और आज का लेक्चर चुनने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको ये याद दिलाऊं कि सिर्फ एक वायरस, और वो भी कोविड-19 सार्स, एक वायरस नहीं बचा है हमारे आसपास। हजारों तरीके के बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी हैं जो कि हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग नहीं होते। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो नहीं होंगे तो शायद हम जीवित भी ना रहें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़े। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। बच्चों, बैक्टीरिया थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी कि बैक्टीरिया को आप ऐसा एक कोशिकीय प्राणी समझ सकते हो, यूनिसेलुलर, जो कि जिसमें सारा कुछ, उसका खाना, उसका उत्सर्जन, सांस लेना, सब कुछ एक ही सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम, टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, जिसको कि हम दूध से दही बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुआ बैक्टीरिया। वायरस, कोरोना आने के बाद ऐसा लगा जैसे कि सिर्फ एक ही वायरस बकाया है, इसके अलावा तो कोई वायरस है ही नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले जिस वायरस की खोज हुई थी वो था टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। आगे बढ़े। फंजाई, ये आप देख रहे हो ना, ब्रेड लोफ, सबसे ज़्यादा कॉमन। जब आप अगर फंजाई की ग्रोथ को समझना चाहोगे तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई नहीं है। आपके, हम सबके घरों में ब्रेड आती है, ब्रेड में अक्सर फंजाई लग जाती है। जब ब्रेड का पैकेट आता है उस पर 4-5 दिन की एक्सपायरी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 ब्रेड तो छूट ही जाती है। और आप ध्यान से देखिएगा, खाने से पहले अगर वो 4-5 दिन तक बाहर रखी हुई है रेफ्रिजरेटर के बाहर, उसमें फंगस लग जाएगा। तो यही फंजाई है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं। पहला, बैक्टीरिया, जिसको कि हम जीवाणु बोलते हैं। दूसरा, वायरस, जिसको कि हम कीटाणु कहते हैं। तीसरा हुआ फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं। और
चौथा हुआ एल्गे। बच्चों आप चित्र देखकर समझ सकते हो काई, जिससे कि हम अक्सर फिसल जाते हैं। और जब हम वो घटनाएं सुनते हैं ना कि नदी के किनारे किसी का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया, अक्सर पत्थरों पर काई लगने की वजह से ऐसा होता है। अब आप सोचोगे कि क्या ये भी डिजीज कॉज करता है? अक्सर नहीं, बट हाँ कुछ केसेस में ये भी डिजीज कॉज करते हैं और इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही रखते हैं। तो ये हुआ एल्गे, जिनको कि हम शैवाल के नाम से जानते हैं। और ये है प्रोटोजोआ। बच्चों जब भी प्रोटोजोआ की बात आएगी ना तो अपने दिमाग में एक चीज लगेगा, मलेरिया। अब आप कहोगे मलेरिया तो मच्छर से होता है, तो क्या मच्छर प्रोटोजोआ है? बिल्कुल नहीं, मलेरिया मच्छर से नहीं होता है। मच्छर एक कैरियर की तरह काम करता है। मच्छर के ऊपर एक प्रोटोजोन, आप समझ सकते हो, प्रोटोजोन वर्म कह लीजिए। वैसे वर्म एक सही नाम नहीं है इसके लिए, हम उसको प्रोटोजोन पैरासाइट बोलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है और वो मच्छर को एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो मच्छर के ऊपर रहता है और जब मच्छर हमको काटता है तो वो हमारे ब्लड में चला जाता है मच्छर के काटने की वजह से। तो मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं हुआ, मच्छर के ऊपर एक प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट रहता है, परपोषी जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से हमको मलेरिया होता है। तो प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। आगे बढ़े, देखिए मॉस्किटो कैरिंग, ये दिख रहा है मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो है, जिसके ऊपर एक प्रोटोजोन रहता है जिसका कि नाम हम जानते हैं और वो है प्लाज्मोडियम। अब थोड़ा सा और जानते हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर इंटरेस्ट आए और आपको समझ में आए कि सिर्फ डिजीज कॉज करना ही एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सारी हिस्ट्री नहीं है। कुछ बहुत अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बच्चों वायरस में कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। उसमें एक, अच्छा मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताती हूँ। आप बचपन से सुनते आ रहे होगे अपने दादी दादा नानी नाना के मुंह से कि के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा का पानी, गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। आपने अपने पूजा घर में अक्सर देखा होगा कि एक बॉटल में या शीशी में गंगा जल जरूर रहता है। और हमारे जितने भी पूजा पाठ से जुड़े हुए काम होते हैं उसमें हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि जब नॉर्मल पानी अगर हम ऐसे स्टोर करके रख दें एक बॉटल में, तो वो तो 100% तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, कुछ तो सेटल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर गंगा जल क्यों नहीं होता? गंगा जल में एक वायरस होता है, उसका नाम है 5X174। बच्चों ये एक ऐसा वायरस है जो कि सारे बैक्टीरियाज को खा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रही कि ये हिंदुओं की मान्यता है, और हर मान्यता के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। आगे अगर मौका लगा तो मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जो रिचुअल्स हैं लेकिन वो साइंटिफिक होते हैं। तो ये जो मान्यता है ना कि गंगा जल खराब नहीं होता, उसका रीज़न है कि गंगा जल में एक ऐसा वायरस पाया जाता है, क्योंकि गंगा जल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है हिमालय की चोटियों से। तो वो वायरस वहाँ से उन चोटियों से गंगा जल में आया है और वो वायरस सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को खा जाता है। अब जब वो बैक्टीरिया को ही खा गया तो वो बैक्टीरिया ही तो पानी को खराब करते हैं, तो वो पानी खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव, मुझे आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि क्योंकि हमने अपने लापरवाहियों और बुरे कर्मों की वजह से इतने ज़्यादा प्रदूषण फैला रखा है गंगा जल में कि वो ये जो वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है वो भी अब कारगर साबित नहीं होता। और पूरा बड़े बड़े कारखानों की गंदगी, सीवेज वाटर, ये सब उसमें बहाने की वजह से ये बेचारा वायरस भी अब कुछ नहीं कर पा रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि वैसा ही गंगा जल हो जाए जैसा कि पहले था, तो हमें हमारी आदतें सुधारनी होंगी और ये बहुत बड़े स्तर पर करना होगा। आगे बढ़े, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। जब भी हम फंजाई की बात करते हैं ना, फंजाई मतलब कवक, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक जो ब्रेड पर फंगस लग जाती है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। आपको पता है ब्रेड कैसे बनाई जाती है? ब्रेड बनाने के लिए एक तरीके के यीस्ट का इस्तेमाल होता है, यीस्ट, सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसिस भी एक फंजाई ही होता है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि एक ब्रेड को बनाने के लिए उसमें खमीर उठाने के लिए भी हम एक तरीके के कवक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही ब्रेड जब खराब होती है तो वो खराब भी एक दूसरे तरीके के फंगस की वजह से होती है। और ये जो फंगस उग जाता है, जो मैंने अभी आपको एक ब्रेड का चित्र दिखाया था, ये फंगस उग जाता है, ये है राइजोपस। ध्यान रखेंगे आप। सैकेरोमाइसिस एक तरीके का यीस्ट है जो कि ब्रेड को बनाने के लिए खमीर उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो गंदा सा दिख रहा है ना, हरा हरा सफ़ेद सफ़ेद नीला नीला, ये है राइजोबियम। ये भी एक तरीके का फंगस है। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, उस ब्रेड को बनाने के लिए भी एक तरीके का फंगस इस्तेमाल हो रहा है
और उस ब्रेड को खराब करने का काम भी एक फंगस ही कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की। बच्चों, आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो हमारे दिमाग में आता है कि सूक्ष्म जीवों का काम तो सिर्फ हमको परेशान करना है, हमको डिजीज फैलाना है, और खासकर कोरोना की वजह से तो हम वैसे ही बहुत डर गए हैं सूक्ष्म जीवों से। बच्चों, हमारी आंत में ढेरों बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, और उनका काम होता है कि वो हमारे पाचन में मदद करते हैं, हमारे भोजन के पाचन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर वो अच्छे बैक्टीरियाज हमारी आंत में नहीं होंगे तो हमारे लिए भोजन को पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गैस बनेगी, दर्द होगा, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो बैक्टीरियाज का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारे लिए पाचन में बहुत मदद करते हैं। दूसरा, दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये दूध को फाड़ कर दूध की प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है और उससे दही जम जाता है। तो यहाँ भी बैक्टीरिया का रोल है, तो ये तो अच्छे बैक्टीरिया हुए ना। दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी डेडली डिजीज हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, और भी बहुत हैं जो कि बैक्टीरियाज के द्वारा ही होती हैं। एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। शायद आपने कभी सुना हो कि समुद्रों पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, तो उनका जो फ्यूल होता है ना, डीजल, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी समझ लीजिए, वैसे डीजल ही समझिए। तो वो जो, और अच्छा इसको आप करके देखिए, एक बकेट के ऊपर एक कटोरी तेल डाल दीजिए। अब वो तेल क्या होगा, वो तेल उसके ऊपर ऐसे तैरता रहेगा, वो तो उसमें मिक्स होगा नहीं। इसी तरह से जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं जिन पे शिप्स चलते हैं, तो उनका फ्यूल रिसता रहता है। तो सालों साल में वो जो फ्यूल है वो रिस रिस के मोटी मोटी लेयर बना देता है, गंदी गंदी गंदी, जैसे कि तारकोल होता है सड़क बनाने के लिए, एक काले कलर का अजीब सा गाढ़ा गाढ़ा लिसा सा पदार्थ, ऐसा पदार्थ पूरा समुद्र के ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो समुद्र में प्रदूषण फैला रहा है। एक बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास पुटिडास्ट्रेन, ये बैक्टीरिया उस ऑयल स्पिल को खाता है। तो आप सोचिए ज़रा, कहने के लिए वो बैक्टीरिया है बहुत छोटा सूक्ष्म जीव, जिसको कि हम अपनी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, वो हमारे लिए कितना बड़ा सहायक, कितना बड़ा मददगार है। हमारे फैलाए हुए पोल्यूशन को खत्म करने में वो हमारी मदद कर रहा है। सूडोमोनास पुटिडास्ट्रेन एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा जीवाणु है जो कि वो जो ऑयल के गंदे गंदे ढेर बन जाते हैं, गोले बन जाते हैं, उनको खाता है। तो वो उसका भोजन हुआ और वो हमारे लिए प्रदूषण कम करने में मदद कर रहा है। तो ये तो गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब देखिए ज़रा और कुछ बचता है। फंजाई में हमने डिस्कस किया, प्रोटोजोन और वायरस हो गया हमारा। फंजाई में हमने बात कर ली। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो अक्सर हमने सुना है एंटीबायोटिक्स ले लो। डॉक्टर से हमने डिस्कस किया नहीं, एंटीबायोटिक्स ले लो। तो हमारे लिए ये जानना भी तो ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको कहा ना कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। अब वही जीव हमें बीमार कर रहे हैं और हम इन्हीं जीवों से बनी हुई कुछ दवाइयाँ, जिनको कि एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जिसमें कुछ वायरस इस्तेमाल होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी इस्तेमाल होते हैं, वही उनको मारने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वही गोलियाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसी पिल्स, ऐसी टैबलेट्स जो कि किल करेंगी किसको, बायोटिक्स, कुछ जीवाणुओं को या फिर कुछ कीटाणुओं को। जनरली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो आगे से ध्यान रखिए, आपको कभी भी वायरल फीवर है, एंटीबायोटिक्स लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी बॉडी के लिए और नुकसान करेगी। हमें एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब लेनी होती है जबकि हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी भी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो आगे से आपके घर में कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स ले लेता है ना बिना डॉक्टर को से पूछे, तो उसको टोकिए और उसको समझाइए कि हमें डॉक्टर के परामर्श के बिना कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, वैक्सीनेशन। कोरोना आया, कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल चौपट कर दी, हमारा खेलना पढ़ना सब बर्बाद कर दिया। अब आया एक नया चीज़, वैक्सीनेशन हो रहा है भाई। कोई पहले ना ही वायरस जानता था ना ही वैक्सीनेशन, बट अब हर कोई दो चीज़ें ज़रूर जानता है कि एक तो वायरस बहुत खतरनाक चीज़ है और वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये वैक्सीनेशन होता क्या है और वैक्सीन किसे बोलते हैं? अच्छा, एक चीज़ समझते हैं। इमेजिन करिएगा, आपके घर में आपने पहरेदार लगा दिए क्योंकि आपको पता है कि चोरी होने वाली है।
कुछ डाकू आएंगे जो कि एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आने वाले, काले कलर का, पूरा पूरा ब्लैक कलर का पैक्ड होके आने वाले, ठीक है। आपने अपने चौकीदारों को समझा दिया कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने होंगे और जैसे यार उन पर टूट पड़ना, ठीक। अब आपने उनका टेस्ट करने के लिए क्या किया, आपने एक नकली डाकू बना के सेम उन्हीं कपड़ों में भेज दिए, लेकिन आपने उन डाकुओं को हथियार नहीं दिए, क्योंकि आप वो डाकू सिर्फ नकली हैं। आप ये देखना चाहते हो कि वो चौकीदार काम कर रहा है ठीक से या नहीं, वो सारे चौकीदार अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। आपने उन डाकुओं के हाथ पैर बांध के ऐसी बस उनको भेज दिया, और उनको बिना किसी हथियार के, और वो जैसे ही घर में घुसेंगे क्या होगा, आपने जो चौकीदार लगाए वो सब उन पर टूट पड़ेंगे, होगा ना। ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। जब भी हमारी बॉडी पर कोई भी जर्म, भले ही वो जीवाणु, कीटाणु, कवक या एल्गे कुछ भी हो, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो कि बहुत सारी कोशिकाएं प्रोड्यूस करता है, वो टूट पड़ती हैं, जब पे लड़ती हैं हमको बचाने के लिए। हमारा प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, और इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स, प्रतिरोधक कोशिकाएं, उनका काम है, वो हमारी आर्मी है, हमारी बॉडी के लिए काम करती हैं, वो सब टूट पड़ती हैं। अब जब वो टूट पड़ती है ना, तो वो पहचान जाती हैं कि ये जो डाकू है, ये इसी तरीके के कपड़े पहनकर आता है। यही वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, जैसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको कोरोना वैक्सीन जो लगाई जाएगी वो क्या है, कोरोना वायरस जो कि आपको बीमार करता है, उसी कोरोना वायरस को कमज़ोर कर दिया जाएगा। कमज़ोर मतलब उसके हथियार तो छीन लिए, लेकिन उसका बॉडी का आकार नहीं छीना। तो वो जैसे ही आपकी बॉडी में घुसेगा ना, आपकी बॉडी की आर्मी उस पर टूट पड़ेगी, और वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब आर्मी तैयार है। अब उसे पता है कि एक बार तो ये आ गया, अब ये कभी भी आएगा तो हमको और ज़्यादा संख्या में तैयार रहना है। तो इसी तरह से वैक्सीनेशन आपको डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, मेरी छोटी सी मेहनत आपके लिए बहुत काम आए। एंड कुछ भी क्वेश्चन होता है प्लीज़ अपने बड़ों से पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए। आई होप कि आप खूब सारी मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच।